Hello and welcome to our discussions on arithmetic mean. Now up till this point what we have done is हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लेकर के देख लिए। बहुत सिंपल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसके अंदर हमारे को कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, डायरेक्ट डेटा, इंडिविजुअल डेटा, अनग्रुप डेटा, जिस तरह का भी डेटा मिल रहा था, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखे। फिर पिछले कुछ 3-4 लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत अलग अलग तरह का डेटा रिप्रेजेंटेशंस देखा, जहाँ अल्टीमेटली फॉर्मूला तो सेम ही लग रहा था, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ मीन के लिए, अगर अरिथमेटिक मीन की बात करें तो। लेकिन हमने देखा कि बहुत अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं डेटा के। तो अब आई अज्यूम कि हमारे को काफ़ी तरह के डेटा के रिप्रेजेंटेशन से डील करना आ गया है, हम उसका मीन निकाल सकते हैं। और आगे जब हम मीडियन एंड मोड वाली एवरेजेस पे जाएंगे, या फॉर दैट मैटर परसेंटाइल्स, डेसाइल्स पर जाएंगे, या लेट्स से हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन पर जाएंगे, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन अल्टीमेटली ऐसा ही रहने वाला है। तो हमने 5-6 लेक्चर इन्वेस्ट कर दिए हैं सिर्फ अरिथमेटिक मीन में, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल एवरेज है, एक ही फॉर्मूला पे चल रही है। तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जो चीज़ बहुत ईजी है, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है, जो चीज़ मेरे को समझ में आई हुई है, उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन किया जाए। तो ये फॉर्मूला मेरे को समझ में आया हुआ था, तो मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन किया और कई सारे अलग अलग तरह के डेटा रिप्रेजेंटेशंस को देखा, कैसे उनको डिकोड करके हम अल्टीमेटली उसका मीन निकाल सकते हैं। तो ये जो डिकोडिंग प्रोसेस है, मेनली हमने पिछले 4-5 लेक्चर्स में वो देखा है, क्योंकि मीन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एवरेज है, हमने देखा था। तो नाउ व्हेन वी मूव विद मीडियन एंड मोड, तो हम इन और टिपिकल क्वेश्चंस को, इन्हीं क्वेश्चंस को वापस से लेंगे और देखेंगे इनमें मीडियन मोड कैसे निकल सकते हैं, जिससे कि इन टिपिकल क्वेश्चन से हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब व्हेन वी एडवांस फ्रॉम मीन, अरिथमेटिक मीन, सिंपल मीन, तब थोड़ी और चीजें आने लगती है। जैसे कि टुडे विल बी टॉकिंग मेनली अबाउट weighted mean. Crude rate, CRUDE rate and standard rate. This can also be called crude mean and standard mean. अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले weighted mean. What is weighted mean? क्या होगा वेटेड मीन? न्यूमेरिकली पुट वेरी सिंपली, वेटेड मीन जब भी हमारे सामने आता है, आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा वेट है उसको आपको फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट कर लेना है। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है और क्लास आई है और फ्रीक्वेंसी आई है, तो हम क्या करते हैं, क्लास का मिड वैल्यू लेते हैं और उसको एक्स कह देते हैं। तो आई हैव फ्रीक्वेंसी एट एक्स, एफ एक्स आ जाता है, तो एफ एक्स अपॉन एफ करके हम मीन निकाल लेते हैं। तो अगर यहां वेट आ जाता है, तो मैंने क्या कहा, मैथमेटिकली विल ट्रीट वेट एज फ्रीक्वेंसी, मैथमेटिकली। लेकिन अगर हम उसको समझ के चलें तो यस, उसके मतलब अलग निकल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली इन दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैथमेटिकली फ्रीक्वेंसी के भी जब हमने क्वेश्चंस किए तो हमने क्या कहा था, एक्स बार इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब अगर मैं वेटेड मीन्स की बात कर रहा हूं, तो एक्स बार क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स समेशन ऑफ वेट। किस तरह का डेटा होता है? द डेटा वुड बी समथिंग लाइक एक्स और उसका वेट गिवन होगा। एक्स कुड बी 10, 20, 30 एंड 40, और उसका जो वेट दिया हुआ होगा इट कुड बी 2, 2, 5 एंड 1। तो अब यहां अलग अलग वेट्स दिए हुए हमारे को। Essentially, x will behave as x, लेकिन w will behave as f. मैथमेटिकली पहले तो एक चीज बहुत क्लियर कर लेंगे, मैथमेटिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो हमारे को एक बड़ी टेंशन होने लगती है कि अब ये कौन सा नया मीन आ गया है, ये कौन सा नया फॉर्मूला लेके आएगा, तो वेटेड मीन इज नथिंग बट सेम। न्यूमेरिकली जहां फ्रीक्वेंसी होती थी, फ्रीक्वेंसी की जगह वेट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट एग्जैक्टली वेट इज, व्हाट डू आई मीन बाय वेट? वेट होता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस। जैसे कि हम कहते हैं ना, 4 दोस्तों के अंदर या 4 भाइयों के अंदर इसकी बात का बहुत वेट है, इसकी बात का बहुत वेट है, मतलब अगर ये कोई चीज प्रपोज करेगा, ये कोई चीज बोलेगा, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि मे बी ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि मे बी ये सबसे समझदार होगा, मे बी ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, मे बी इसको बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी बात का बहुत वेट है। तो वेट इज इंपॉर्टेंस। हम क्या कर रहे हैं
कि हमारे पास कुछ वैल्यूज आई 10, 20, 30, 40, 50। अब अगर हम इनको कुछ वेटेज नहीं देते, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो इनको हमने W दिया ही नहीं होता। इन दैट केस क्या हो जाता, ये सिंपल वैल्यूज हो जाती, तो इसका हम सिंपल मीन निकाल लेते। तो वो हो जाता हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन, क्योंकि अब ये डेटा ही कौन सा हो गया, हमारा अनग्रुप्ड हो गया। तो अनग्रुप्ड डेटा है, तो अनग्रुप्ड के अंदर हम इसका मीन कैसे निकाल लेते, सिग्मा एक्स अपॉन एन। हाँ, अब किसी ने वेटेज नहीं दी कि नहीं मेरे लिए तो ये चारों ही इक्वल ही हैं, चारों ही इक्वल हैं, तो उसने क्या कह दिया कि उसने वेट तो दिए, लेकिन सभी को वेट कैसे दे दिए, 1 1 1 1। इक्वल दिए हैं तो 1 दे सकता है। कोई जना चाहे तो कहेगा नहीं नहीं मेरे लिए तो सब बराबर हैं, मैं इन सबको ही 4 की इंपॉर्टेंस देता हूं, मेरे लिए सब बराबर है। कोई जना इसको 40 की इंपॉर्टेंस दे सकता है। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर सबके वेट्स सेम हैं, इफ वेट्स आर इक्वल, देन वेटेड मीन converges back to simple mean. If weights given to various data elements, if weights given to various data elements are equal, then weighted mean becomes simple mean. जैसा कि अगर हम इस केस में देखें, जब हमने वेट्स नहीं दे रखे थे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जब आपने वेट्स नहीं दे रखे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। और अगर हम याद करें तो सिग्मा एक्स अपॉन एन किसका फॉर्मूला है, सिंपल मीन का फॉर्मूला है। तो इफ नो वेट्स आर गिवन, तो ये क्या बन जाता है, सिंपल मीन। एंड इफ इक्वल वेट्स आर गिवन, इसका मीन कितना आएगा अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ये हो गया 10, 20, 30, 30 एंड 30, 60, 60 एंड 40, 100। सिग्मा एक्स इज 100, और अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4। अगर हमने कुछ वेट्स नहीं दिए हैं तो वो सिंपल मीन बन गया, और अगर हमने इक्वल वेट्स दिए हुए हैं तो भी वो क्या बन जाएगा, सिंपल मीन बन जाएगा। इक्वल वेट्स में आप कुछ भी वेट्स देकर के ट्राई कर सकते हैं। आई विल गिव देम लेट्स से 5, मैं इन सभी को इक्वल वेट दे रहा हूं, और कितना वेट दे रहा हूं, 5। तो मैथमेटिकली मैंने आपको क्या कहा, वेट का और फ्रीक्वेंसी का ट्रीटमेंट सेम है। तो अब हम इसका अगर सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो सॉल्यूशन किस तरह का हो जाएगा, आई विल बी नीडिंग WX, प्रोडक्ट ऑफ WX कितना हो गया, 50, 100, 150 एंड 200। तो ये हो गया आपका 200, 200 एंड 200, 400 एंड 1, 500। आई अज्यूम ये सही है, 150 एंड 150, 300। एक ये कुछ कैलकुलेशंस करते टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं, मेथड को इंपॉर्टेंटली समझ करके रखें। हाँ, कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो यू कैन लीव दैट इन कमेंट्स, मैं भी चेक कर लूँगा, अदरवाइज अपने फेलो लर्नर्स हैं वो भी चेक कर ही लेते हैं। इन एनी केस, अगर मैं इसका वेट सेम वेट्स दे दूँ, अगर मैंने इनको वेट्स नहीं दिए थे तो मीन ही आ रहा था, और अगर सेम वेट्स दे दिए तो मीन कितना आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ WX अपॉन समेशन ऑफ W। समेशन ऑफ WX कितना आ रहा है, 500। समेशन ऑफ W कितना आ रहा है, 20। तो ये कितना हो गया, 25। ये कितना था, 25। इसका मतलब इफ नो वेट्स आर गिवन, एज इट इज हम सिंपल मीन में, बट इफ वेट्स गिवन टू वेरियस डेटा एलिमेंट्स आर इक्वल, देन वेटेड मीन क्या बन जाता है, फिर से सिंपल मीन। क्योंकि आपने जब वेट ही सबको बराबर दे दिया, वेट का क्या मतलब है कि मैं किसी एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। अब अगर मैंने सबको ही बराबर इंपॉर्टेंस दे दी तो फिर इंपॉर्टेंस कहां दी, फिर तो सब बराबर हो गए। वेट का क्या मतलब है कि मैं एक ही बात को ज्यादा मानता हूं एज कंपेयर टू B, C एंड D। अब अगर मैं सबको बराबर इंपॉर्टेंस दे दूंगा तो मैं A की भी बात मानता हूं, B की भी बात मानता हूं, C की भी बात मानता हूं और D की भी बात मानता हूं,
और इक्वली मानता हूं, तो फिर मैं कोई डिसीजन कैसे लूंगा, फिर कोई सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सो द आइडिया इज कि जब वेट्स दिए जाते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। तो ये तो पहली चीज हुई कि मैथमेटिकली वेटेड मीन एंड सिंपल मीन इज सेम मैथमेटिकली। अब अगर हम समझें तो वेट और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? पहली बात, लॉजिकली अगर अपन इसको इंग्लिश के टर्म्स में ही समझें, लैंग्वेज की टर्म्स में ही समझें, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेशंस ऑफ समथिंग, अकरेंस ऑफ समथिंग, कोई चीज कितनी बार हो रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। जबकि वेट्स जो है वो क्या है? किसी चीज की कितनी रिलेटिव इंपॉर्टेंस है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हम समझ के चलें कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज समथिंग विच इज काउंटेड, कि कोई चीज कितनी बार हुई, कितने दिन तक लगातार बरसात हुई, मेरे पास कितने पेन्स हैं, आपके पास कितने पेन्स हैं। तो ये हुई फ्रीक्वेंसी, कि क्या फ्रीक्वेंसी है ए के पास पेन्स होने की, बी के पास पेन्स होने की, किसके पास कितने पेन्स हैं। तो ये काउंटिंग हो रही है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। जबकि वेटिंग क्या होती है कि कौन किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो अब यहां पर अगर हम देखें, क्या ये जो फॉर्मूले हमारे सेम हो गए हैं, इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा और डेल्व इन करके देखें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो अलग कंसेप्ट्स के फॉर्मूले सेम हो। ये तो गलत बात लग रही है कि दो अलग कंसेप्ट्स के फॉर्मूले कैसे सेम हो सकते हैं। यस, दो अलग कंसेप्ट्स के फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा समझ करके चलें तो फ्रीक्वेंसी भी इन अ सेंस क्या है, उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस है। जैसे कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्स एंड एफ, वी हैव अ 10 एंड वी हैव 100। ये लेते हैं हम केस 1, इसमें है 90 और इसमें है फ्रीक्वेंसी 10। एक सेकंड केस और लेता हूं मैं, लेट अस से एक्स एंड एफ, 10 एंड 100, सेम डेटा है। कुछ बच्चों के 10 मार्क्स आए हैं, कुछ बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं। कितने बच्चों के 10 मार्क्स आए हैं? 90 बच्चों के। कितने बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं? 10 के। अब इस बार चीज थोड़ी सी फ्लिप हो जाती है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि ये ऐसा कैसे हो गया कि मैं तो दो अलग मीन्स पढ़ रहा था और मैथमेटिकली सेम फॉर्मूला आ रहा है। तो अब यहां पे देखते हैं हम, इसका अगर हम मीन निकालेंगे तो वो कितना आएगा? समेशन वुड बी सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसका एफ एक्स कितना हो जाएगा? 900, 1000, दैट इज 1900, 900 एंड 1000, दैट इज 1900। इसका समेशन कितना हो जाएगा? 100 एंड 9000, तो इसका बन जाएगा 9100। अब अगर आप मीन निकालने की बात करते हैं तो यहां मीन कितना आएगा? 1900 अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, दैट इज 100, मेकिंग इट अ मीन ऑफ 19। जबकि इधर अगर मैं मीन निकालने की कोशिश करता हूं तो वो कितना होगा? 9100 अपॉन 100, विच इज 91। अब अगर हम यहां देखें, डेटा तो दोनों में ही 10 और 100 था, दोनों में ही 100 पार्टिसिपेंट्स थे, दोनों में ही हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कितने थे? 100 थे। दोनों में ही मार्क्स भी 10 और 100 ही आए, दोनों में स्टूडेंट्स भी 100 ही थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन एक में एवरेज आ रहा है 19 और एक में एवरेज आ रहा है 91। ऐसा क्यों हो रहा है? फर्स्ट केस को देखते हैं। फर्स्ट केस में हमारी एवरेज कैसी आई है? 10 और 100 की अगर बात करें, अगर हम 10 और 100 की बात करें तो एवरेज कहां आ रही है? 19 इन फर्स्ट केस। ये क्यों हुआ? एवरेज को तो करीब करीब मिडिल में आना चाहिए था, लेकिन ये एवरेज तो इधर आ गई। ऐसा क्यों हुआ? चलिए एक थर्ड केस और यहां पे डालते हैं एंड देन विल सी कि एवरेज को इधर क्यों आना चाहिए था। लेट्स से थर्ड है हमारा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास x है, f है, देन अगेन आई हैव अ 10 एंड 100, लेकिन इस बार जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है? 50 एंड 50। सेम 10 to 100, टोटल सम ऑफ 100 स्टूडेंट्स कितने हैं? 100 है। इसका अगर मैं fx निकाल देता हूं तो कितना हो जाएगा? 500। इसका fx निकाल देता हूं तो कितना हो जाएगा? 5000। तो ये टोटल कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा? 5500, और ये है आपके पास 100। इसका मतलब x बार कितना हो गया? 5500 अपॉन 100, 55, 91, 19। 10 और 100 का मिडवे क्या होता है? 10 प्लस 100 अपॉन 2। भाई अगर जब दो ही वैल्यूज है 10 और 100,
तो उनका हम ये अज्यूम करते हैं कि उनका एवरेज कहां आना चाहिए, मिडिल में आना चाहिए, विच इज 55। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, दो ही स्टूडेंट्स होते, एक के मार्क्स 10 है, एक के मार्क्स 100 है, तो हम अज्यूम करते कि उसका मीन का आना चाहिए 55 पे आना चाहिए, बट 55 पे नहीं आया हमारा इन दोनों केसेस में। इस केस में 19 पे चला गया, इसका मतलब छोटी वैल्यूज की तरफ खिंच गया। क्यों खिंच गया? क्योंकि मैंने छोटी वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी थी। आई वॉज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू स्मॉलर वैल्यूज। 90 की फ्रीक्वेंसी कहां है? 10 पे। तो कैन आई नॉट से कि ये जो 90 की फ्रीक्वेंसी इट इज एक्टिंग लाइक अ वेट, कि 10 के पास ज्यादा वेट है तो उसने 55 को कहां खींच लिया? खुद की तरफ। सेकंड केस में हमारे पास 91 क्यों आया? क्योंकि रिलेटिव इंपॉर्टेंस 100 में से 90 बच्चे कहां थे? 100 मार्क्स पे थे। आउट ऑफ दीज 100 90 कहां थे? यहां थे। तो ये कहां खिंच गया? इधर खिंच गया। तो कैन आई नॉट अगेन से कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है इट इज अगेन एक्टिंग एज वेट्स। तो दिस इज द आइडिया ऑफ वेट्स, दिस इज द रीजन बिहाइंड दीज टू फॉर्मूले बीइंग सेम, कि फ्रीक्वेंसी भी एक तरह से वेट की तरह ही एक्ट करती है। बट यस, जहां तक इनका कंसेप्चुअल बात है, कंसेप्चुअली फ्रीक्वेंसी इज समथिंग एल्स whereas weight is something else. Frequency is just counting it. जबकि वेट क्या है कि मुझे क्या लगता है, मैं किसी चीज को कितना कंज्यूम करता हूं, मेरे लिए क्या रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हम वेट डिसाइड करते हैं। अब ये कहां पे हम कंसेप्ट देख सकते हैं? सपोज हमारे को एक बास्केट तैयार करनी है जिससे हम इन्फ्लेशन रेट डिसाइड करेंगे। तो उस बास्केट में क्या होगा? हमारी जो काम की जरूरतों की चीजें होंगी, उसमें खाना होगा, रोटी कपड़ा मकान होगा। आज की डेट में हम रोटी कपड़ा मकान से आगे भी चले जाते हैं तो बिजली भी आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। तो ठीक है, एक आदमी को एक घर में, एक अच्छे से अच्छी सोसाइटी के अच्छे घर के अंदर रहने के लिए, इतना खाना खाने के लिए कितना पैसा लगेगा, इस तरह से इन्फ्लेशन डिसाइड होता है। अब कोई जना उस बास्केट के अंदर किसी चीज को अलग इंपॉर्टेंस दे सकता है, कोई जना उस बास्केट के अंदर उस चीज को अलग इंपॉर्टेंस दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हीं चीजों में से पेरेंट्स से पूछा जाए कि आप सबसे ज्यादा किसको रेट करते हैं, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे? हेल्दी फूड मिलना चाहिए फैमिली को। वहीं पे एक बच्चे से पूछा जाए 10-12 साल से लेकर के 18-20 साल तक के बच्चे को कि इसी बास्केट में से कि भाई रोटी है, कपड़ा है, मकान है, घर है, ट्रांसपोर्टेशन है, पेट्रोल है, बिजली है, इनमें से आप किसको वेट देते हैं? तो वो बच्चा किसको वेट देने की कोशिश करेगा? मोबाइल को वेट देने की कोशिश करेगा, गेम्स को, स्पोर्ट्स की जो चीजें हैं उनको, क्योंकि उसको वो इंपॉर्टेंस लगती है। सो वेट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। वेट को हम अलग अलग तरह से डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को बिठा दिया जाता है और वो कह देते हैं कि हाँ भाई किस चीज का कितना रिलेवेंट वेट रखा जाएगा। तो वहां पे डेलिब्रेशंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, और फिर किसी चीज के वेट फिक्स कर दिए जाते हैं कि हाँ इसको 0.8 वेट देंगे, इसको 0.2 वेट देंगे। तो वो स्पेशलिस्ट डिसाइड कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट डिसाइड कर रहे हैं, जिस फील्ड का भी वेट आप डिसाइड कर रहे हैं वहां के स्पेशलिस्ट आ जाएंगे। फॉर आवर सेक, हम जब अभी स्टूडेंट्स हैं, हम जब अभी इसको सिर्फ एज अ न्यूमेरिकल, एज अ कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन के अंदर वेट्स ऑलरेडी गिवन होंगे। फाइन। हाँ, अब क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस के अंदर वेट्स एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होंगे, दिए हुए नहीं होंगे कि ये वेट्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वेट्स क्या हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि सबका सेम ही चलता रहे आंसर। ऐसा नहीं है कि कोई जना कुछ और वेट ले ले, कोई जना कुछ और वेट ले ले। तो हम इस प्रोसेस को थोड़ा साइंटिफिक बनाने के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो व्यू देते हैं वो अलग हो सकते हैं। एक मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, वो कहेगा कि मार्केटिंग जरूरी है। एक फाइनेंस का एक्सपर्ट है, वो कहेगा कि पैसे का मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी है। एक एचआर का एक्सपर्ट है, वो कहेगा कि स्किल ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्शन का एक्सपर्ट होगा, वो कहेगा रॉ मटेरियल ज्यादा अच्छा जरूरी है। तो सब जने अपना अपना इंपॉर्टेंस देंगे, अपना अपना वेट देंगे। बट हम तो स्टूडेंट है, हम ऐसा ना हो कि कोई जना किसी को इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, अदरवाइज सबके आंसर अलग आने लग जाएंगे। फॉर आवर लर्निंग से हम क्या करते हैं, किसी एक क्राइटेरिया को वेट ले लेते हैं और उसके हिसाब से हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। किस क्राइटेरिया को वेट लेते हैं वो अभी हम आने वाले क्वेश्चंस के अंदर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो विल सी। तो आई होप कि ये जो वेटेड मीन का कंसेप्ट है कुछ समझ में आया कि वेट इज रिलेटिव इंपॉर्टेंस, जो हम कोई भी एक्सपर्ट से, स्पेशलिस्ट से ले सकते हैं, बट फॉर आवर सेक वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। एंड यस, इनका फॉर्मूला सिमिलर क्यों आ रहा है ये भी हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑल्सो एक्ट्स एज अ वेट। यहां पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 10 के पास थी तो उसने क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया। जो मीन यहां होना चाहिए था, वी आर अज्यूमिंग कि भाई सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए। एवरेज क्या होता है, एवरेज तो सेंटर में ही होना चाहिए। हमारे टॉपिक का ही नाम क्या जो इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो वैल्यू तो सेंट्रल होनी चाहिए। सेंट्रल वैल्यू वुड हैव बीन दिस, बट ये वैल्यू क्या हो गई, स्क्यू हो गई।
क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ 90 का वेट था, 90 की इंपॉर्टेंस थी। यस, इट इज नॉट बीइंग कॉल्ड, इट इज बीइंग कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक्ट तो इसने ऐसे ही किया ना कि भाई 10 की बात का इंपॉर्टेंस है, जो ये यूजर है 10, इसकी बात का इंपॉर्टेंस है, तो मीन कहां खिसक गया? इसकी तरफ। सेकंड केस में इस 100 की बात का इंपॉर्टेंस था क्योंकि इसके पास 90 की फ्रीक्वेंसी थी, मीन कहां खिसक गया? 91 पर। So this is the concept of weight, कि किस तरह से वेट्स होते हैं, किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं। हाँ, हम क्वेश्चंस के अंदर जैसे जैसे वेट्स को लेते जाएंगे उनको और बात करते जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर ये दोनों सिमिलर ही बिहेव कर रहे थे तो क्यों हमने वेट वाला कंसेप्ट निकाला? वेट वाला कंसेप्ट इसलिए निकाला गया कि फ्रीक्वेंसी की तो यूनिट एक ही होती है, वो तो काउंट होता है, लिटरली हेड काउंट होगा, पीस काउंट होगा, तो किसी भी चीज का काउंट होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज मैं देख रहा हूं उसकी इंपॉर्टेंस उसके काउंट से नहीं हो सकती। हर एक चीज का इंपॉर्टेंस का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। कोई चीज ग्राम्स में तोली जाती है, कोई चीज लीटर्स में होती है। नाउ अब अगर मैं यहां पे वाटर का क्वांटिटी लिख देता और यहां यूनिट्स लिख देता तो कहीं पे तो ग्राम्स आता और कहीं पे लीटर्स आता। फिर जब आप सिग्मा एफ करेंगे या लेट्स से वेट के अंदर हम सिग्मा डब्ल्यू करेंगे तो फिर 4 kgs कैनॉट बी एडेड टू 4 liters, वहां गड़बड़ होने लग जाती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल पुट अप अ स्मॉल एग्जांपल ओवर हियर। ₹40, ₹80, 2 liter, 4 kg, 3 grams। अब रियल लाइफ में तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। रियल लाइफ में कोई ऐसा थोड़ी आएगा 10, 100, 90, 10। रियल लाइफ में तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनमें डिसीजन लेना हो। अब यहां पे मैं क्या करूं? अगर मेरे से एवरेज खर्चा पूछ लिया जाता है कि महीने में कितना खर्चा होगा, तो एवरेज खर्चा मैं कहां से निकालूंगा? दीज 2, 4 एंड 3 कैन नॉट बी एडेड। इवन अगर मैं इनको एफ मान रहा हूं तो भी ऐड नहीं हो सकते, और अगर मैं इनको एक्स मान रहा हूं तो भी एफ एक्स में जाकर के ये ऐड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ें लीटर रुपीज़ में होगी, कोई चीज़ें किलोग्राम रुपीज़ में होगी, कोई चीज़ें ग्राम रुपीज़ में होगी। तो इसका मतलब इनको ऐड नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि यूनिट्स अलग अलग हो जाएंगे। रियल लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स टकराएंगे। इन सच केसेस हम क्या करते हैं? वेट वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बट फॉर नाउ वेट वाला कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि यहां तो क्या था? 90 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स। अभी हम इतने दिन से स्टूडेंट्स और वेजेस की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, 5 वर्कर्स, 7 वर्कर्स, 12 वर्कर्स। लेकिन यहां अब क्या बन गया? 2 लीटर, 4 किलोग्राम, 3 ग्राम्स। तो इनको तो हम न ऐड कर सकते हैं, न मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। कैसे चलेगा काम? यहां पे वेटेड का कंसेप्ट आता है। सो दिस इज द कंसेप्ट दैट वी आर एडवांसिंग अपॉन। एज अ स्टूडेंट, फॉर मी वेटेड मीन एंड सिंपल मीन आर सिमिलर। जो एफ को रोल मिलता था वो एग्जैक्ट रोल किसको मिल गया? वेट को मिल गया या डब्ल्यू को मिल गया। वेट हमारे केस के लिए क्वेश्चन में गिवन होगा, बस हमारे को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, ढूंढना होगा और वो मिल जाएगा। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन टू वेटेड मीन। देन क्रूड एंड स्टैंडर्ड। क्रूड रेट भी होता है, क्रूड स्टैंडर्ड रेट भी होता है। इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे, क्रूड डेथ रेट एंड स्टैंडर्ड डेथ रेट के बारे में। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं, फिर विल टॉक अबाउट इट। सो दिस वाज अबाउट वेटेड मीन। आई होप हमारे को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, किसी भी एंट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। अभी हमने देखा 10, 100 के केस में पहली बार 10 की ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी क्योंकि 90 की फ्रीक्वेंसी थी। ऐसे ही सोच के देखें, जिसके पास 90 स्टूडेंट्स खड़े हैं, जब मैंने कहा कि 10 मार्क्स कितनों के हैं, 90 स्टूडेंट्स ने हैंड्स रेज किए, तो अब मेरे लिए कैसी क्लास ली जाए, इसमें कौन इंपॉर्टेंस हो गया? 10 मार्क्स वाले हो गए। इसका मतलब मेरे को उन 10 मार्क्स वालों के लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? ज़्यादा कौन है क्लास में? 90, 10 मार्क्स वाले। वहीं पे सेकंड केस में क्या हो गया था? 100 मार्क्स वाले 90 स्टूडेंट्स थे। अब मैं पूछता हूं 100 मार्क्स कितनों के हैं? 90 पीपल रेज देयर हैंड। 10 मार्क्स कितनों के हैं? 10 पीपल रेज देयर हैंड। तो अब मैं जो इस क्लास को कंडक्ट करूंगा, 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो मैं किस स्टैंडर्ड से कंडक्ट करूंगा? 100 मार्क्स वालों के हिसाब से, कि नहीं ये क्लास बहुत अच्छी है तो मेरे को एडवांस्ड क्वेश्चंस ही लेने चाहिए। तो अब यहां देखें, उस फ्रीक्वेंसी ने वेट या इंपॉर्टेंस का रोल प्ले किया या नहीं किया?
कि भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी अब मैं क्लास उस हिसाब से ही चलाऊंगा, क्योंकि एक क्लास के अंदर मेरा आइडिया क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ सकें। हम हर किसी को तो समझा नहीं सकते, अलग अलग समझा सकते होंगे, लेकिन 100 जनों को साथ में ऑडियंस को टारगेट करते हुए हम एड्रेस नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे 10 की जब फ्रीक्वेंसी 90 थी तो मेरे को क्या वेट मिला कि 10 वालों के हिसाब से क्लास चलाओ। जब 100 मार्क्स वाले 90 लोग थे तो मैंने कहा कि ठीक है 100 के हिसाब से अपन क्लास चलाएंगे। सो ये हमने देखा वेटेड का। देन क्रूड एंड स्टैंडर्ड। क्रूड एंड स्टैंडर्ड रेट्स पे जाने से पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं कि क्रूड एंड स्टैंडर्ड का कंसेप्ट क्या है। सपोज हम दो केसेस लेते हैं, वी हैव केस 1 एंड वी हैव केस 2। केस 1 के अंदर मैं क्या करता हूं, 5000 यूनिट्स कंज्यूम करता हूं एट रेट ऑफ लेट्स से 50 पर यूनिट। और सेकंड केस में मैं 5 यूनिट्स कंज्यूम करता हूं एट रेट ऑफ 10,000 पर यूनिट। ये दो केसेस आए मेरे सामने, ठीक है। अब यहां पे 5000 यूनिट्स मैं कंज्यूम कर रहा हूं, जिसमें से एक यूनिट की कीमत कितनी है 50। यहां मैं 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूं किसी दूसरे प्रोडक्ट की, जिसकी कीमत कितनी है, कॉस्ट कितनी है 10,000 पर यूनिट। तो अब इन एब्सेंस ऑफ मनी क्लियरली कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5000। मैं 5000 यूनिट्स किसी एक चीज की यूज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, मैं साल भर में उसको ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं इन एब्सेंस ऑफ प्राइस। अब अगर मैं सिर्फ प्राइस को देखता हूं और क्वांटिटी को हटा देता हूं तो इसमें से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, किस चीज को हम ताले के अंदर रखेंगे और किस चीज को हम लूज ओपन पड़ा रहने देंगे कि ठीक है कौन ले जा रहा है। इसको हम अंदर ले जा करके रखेंगे, क्योंकि ये 10,000 की एक आती है और ये 50 रुपीज की एक आती है, तो ऑब्वियसली इससे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। तो अगर आप एक शॉपकीपर हैं, आपके पास ये दोनों चीजें हैं, तो इसको प्रोबेबली आप क्या करेंगे, ताले के अंदर रखेंगे, लॉकर में रखेंगे। जब किसी को जरूरत पड़ेगी तो हम उसको ला करके देंगे। गोल्ड लेने जाते हैं, सिल्वर लेने जाते हैं, तो सब कुछ ताले में होता है, कुछ भी ओपन में नहीं होता है कि आपने उठा लिया, देख लिया, पहन के ट्राई कर लिया। ये चीजें ताले में रहती है। वहीं पे ये चीज है, आप जाते हैं रिलायंस फ्रेश के अंदर जाते हैं, वहां जाएंगे, आप उठाएंगे, ये बिस्किट का पैकेट नहीं जमा, ये शैम्पू उठाया चेक किया नहीं जमा, ये मैगी का पैकेट उठाया चेक किया नहीं जमा, चिप्स का पैकेट उठाया नहीं जमा, चेक किया। तो ये चीजें लूज पड़ी हुई है। उस शॉपकीपर के लिए ये चीज कम इंपॉर्टेंस की है, जबकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की है उस शॉपकीपर के लिए। और अगर इसको छुपा देता हूं तो मेरे लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस की है कि मैं ये ज्यादा खाता हूं। साल भर में मैं आटा इतना खा जाता हूं, जबकि साल भर में केसर इतना सा कंज्यूम करता हूं। तो मेरे लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट कौन हुआ, कॉस्टली। दुकानदार के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ऐसी जो जगहें हो जाती है वहां बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किस चीज को इंपॉर्टेंट कहा जाए, किस चीज को लेस इंपॉर्टेंट कहा जाए। अगर मैं यहां पे एक नया कंसेप्ट लाता हूं ऑफ वैल्यू, अगर वैल्यू का कंसेप्ट लाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 50, 25, 1 2 3 4, 5000 की जगह लेट अस मेक इट 500। तो ये कितना हो जाएगा 25,000 और ये कितना हो जाएगा 50,000। सो द आइडिया इज कि ये 25 या लेट्स से इसी को 5,000 ही रहने देते हैं, ये बन जाएगा आपका 2.5 लाख। अब यहां से अगर मैं वैल्यू का कंसेप्ट देता हूं, व्हाट इज वैल्यू, कि कितनी यूनिट्स कंज्यूम हो रही है और उसकी क्या प्राइस है। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। कोई लॉजिकल, वी बीइंग स्कॉलर्स, वी बीइंग स्टूडेंट्स, वी बीइंग साइंस स्टूडेंट्स, हम स्टैटिस्टिक्स को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साइंस। आर्ट की तरह नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। साइंस में तो आई नीड सम टेंजिबल फॉर्मूला जो मैं हर जगह लगा सकूं। तो हमने वैल्यू क्या कहा, अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव हटा करके हमने वैल्यू का प्राइस एंड क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, यहां वैल्यूज आ गई। तो अब यहां से कौन सी चीज ज्यादा वैल्यूबल लग रही है, ये चीज लग रही है। बट हम जानते हैं
ये चीज़ कहाँ पड़ी रहती है? ताले में पड़ी रहती है, और ये चीज़ ओपन पड़ी रहती है। कितने ही लोग तो वहाँ पर बिस्कुट का पैकेट खोल करके रिलायंस में बिस्कुट खा करके चले जाते हैं, 2 बिस्कुट खा करके। डीओ खोलते हैं, उसकी सील खोलते हैं और स्प्रे करके चले जाते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रख रही है उस शॉपकीपर के लिए। लेकिन यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2.5 लाख, और इसकी आ रही है 50,000। ये तो गड़बड़ हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया। तो ये जो वैल्यूज हैं, दीज वैल्यूज आर क्रूड वैल्यूज। क्रूड मतलब बिल्कुल रॉ वैल्यूज है। इनमें मैंने कोई लॉजिकल, कोई कैलकुलेशन, कोई चेंजेस नहीं किए हैं। जो मेरे को वैल्यूज दी गई थी उनके हिसाब से मैंने निकाल दी। दीज आर क्रूड रॉ। लेट मी कॉल इट प्रोडक्ट ए, लेट मी कॉल इट प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए की वैल्यू 2.5 लाख, प्रोडक्ट बी की वैल्यू 50,000। क्रूड। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड, ये आदमी स्टैंडर्ड का है। वो व्हेन डू वी से कि ये स्टैंडर्ड का आदमी है? इसका मतलब हमने कोई एक क्राइटेरिया बना रखा है कि भाई इस तरह से जो चलता है, इस तरह से जो जीता है, इस तरह के कपड़े जो पहनता है, इस तरह का खाना जो खाता है, वो एक बढ़िया स्टैंडर्ड का आदमी है। यार इसका तो स्टैंडर्ड ही अलग है। तो स्टैंडर्ड इज कि हमने कोई एक पैरामीटर बना रखा है जिस पे हम कंपेयर करते हैं। अगर कोई जना उससे अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और अगर उससे कम है तो हम उसको कहते हैं नहीं यार ये तो मजेदार बात नहीं है। वही स्टैंडर्ड यहां है। अब जब आप दो अलग अलग चीजें कंपेयर कर रहे हो तो कंपेयर करने के लिए तो स्टैंडर्ड चाहिएगा। सो व्हाट वी डू इन सच केसेस इज किसी एक को स्टैंडर्ड बना देते हैं। सपोज मैंने ए को स्टैंडर्ड बना दिया, तो अब यहां पे दो तरह की कैलकुलेशंस हो सकती हैं। कैसे? टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड। टेकिंग ए एज स्टैंडर्ड क्या कर दिया मैंने? 5,000 को स्टैंडर्ड बना दिया। उस हिसाब से वैल्यू ऑफ ए कितनी हो गई? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज 2,50,000। वैल्यू ऑफ बी कितनी हो गई? अब मैंने 5,000 यूनिट्स को स्टैंडर्ड बना रखा है, तो जब 5,000 यूनिट्स को स्टैंडर्ड बना दिया है तो यहां पे 5 यूनिट्स नहीं आएगा, 5,000 यूनिट्स आएगा। कि हमने तो एक स्टैंडर्ड बना दिया, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू है और इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू है। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, ये कितना हो जाएगा? 5 फॉलोड बाय 1 2 3 1 2 3 4 zeros, ये 3 and 4 7 5 crores and 2.5 lakhs। कहां पे बी क्रूड कंपैरिजन में तो ए से इतना हल्का पड़ रहा था। ए की वैल्यू कितनी थी? 2.5 लाख, बी की कितनी थी? 50। क्रूड क्या है? खुद के स्टैंडर्ड पे मैं कहूं, खुद के स्टैंडर्ड पे, खुद का कंजम्पशन, खुद की वैल्यू, खुद की कॉस्ट, ये मेरी वैल्यू है। खुद का कंजम्पशन, खुद की कॉस्ट, ये मेरी वैल्यू है। दैट इज क्रूड रॉ, किसी और के कंपैरिजन में नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड तो हमेशा कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाता है। जिसको हम सोचते हैं कि ये स्टैंडर्ड की चीज है, वो आउट ऑफ नोवेयर नहीं होता। स्टैंडर्ड का हमेशा एक रेफरेंस होता है कि इससे ऊपर है तो यस इसका स्टैंडर्ड अच्छा है, इससे नीचे है तो कम है। तो अब हमने क्या किया? एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया और ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अनदर थिंग यू कुड हैव डन, कोई जना कह सकता है कि सर ए को क्यों स्टैंडर्ड लिया? नो इश्यूज, हम बी को स्टैंडर्ड ले लेते हैं। तो अगर मैंने बी को स्टैंडर्ड लिया है तो ये मेरा स्टैंडर्ड बन गया। तो उस हिसाब से वैल्यू ऑफ ए 5 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 50, 250। 5 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 50 इज 250। और वैल्यू ऑफ बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, दैट इज 50,000। तो स्टैंडर्ड कई तरह से लिया जा सकता है। स्टैंडर्ड में यहां तो हमारे पास 2 एंट्रीज थी, तो आई हैव टेकन ए एज स्टैंडर्ड। मान लीजिए आपके पास 4 आइटम्स हैं, 4 कॉलेजेस हैं, 4 सिटीज हैं जिनको कंपेयर करना है, तो एक को स्टैंडर्ड ले सकते हैं, बाकियों की वैल्यू निकाल सकते हैं उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। बी को स्टैंडर्ड ले सकते हैं, ए सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी को स्टैंडर्ड ले सकते हैं, ए बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी को स्टैंडर्ड लेके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड में किसी को स्टैंडर्ड लेना पड़ता है। एंड एन इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको आपने स्टैंडर्ड लिया है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हो चाहे क्रूड वैल्यू हो, दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड में आ रही है। और ये क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू है जब आपने बी को ले रखा है। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए
टेकिंग ए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वैल्यू, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब आपने ए को स्टैंडर्ड लिया तो ए की जो स्टैंडर्ड वैल्यू हो, चाहे वो उसकी क्रूड वैल्यू हो, जिसको भी हम स्टैंडर्ड बनाते हैं उसकी तो क्रूड वैल्यू ले लें चाहे स्टैंडर्ड वैल्यू ले लें, वो सेम रहती है। इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, उसके लिए तो क्रूड वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू सेम रहती है। हमने एक ही तो स्टैंडर्ड बनाया है। क्रूड कितना था 2.5 लाख, स्टैंडर्ड कितना है 2.5 लाख, सेम ही रहता है। फिर आपने सेकंड केस में लेकिन बी का वैल्यू चेंज होगी, बी की स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज होगी। क्यों? क्योंकि आपने तो ए को स्टैंडर्ड बनाया था। सेकंड टाइम व्हाट यू डिड, बी को स्टैंडर्ड बनाया। बी को जब आपने स्टैंडर्ड बना दिया तो बी की क्रूड चेक कर लीजिए और बी की स्टैंडर्ड चेक कर लीजिए, सेम है। लेकिन ए की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो चेंज हो गई, 2.5 लाख से वो कहां आ गई, 250 आ गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे रहेगा आज का कि क्रूड क्या है, खुद के हिसाब से सारी वैल्यूज मेरी खुद की, टोटल्स हैं, कंजम्पशन है, प्राइस है, क्वांटिटी है, कॉस्ट है, सब कुछ मेरा ही कंपेयर होगा। बी के केस में सब कुछ बी का कंपेयर होगा, दैट इज क्रूड। स्टैंडर्ड क्या है कि अगर आपके पास 5 प्रोडक्ट है, किसी एक को स्टैंडर्ड बना दिया, अब देखो ये इससे महंगा है क्या, सी इससे महंगा है क्या, डी इससे महंगा है क्या, तो वो हो गई हमारी स्टैंडर्ड रेट्स। फाइन। तो क्रूड क्या है, खुद का कंपैरिजन, और स्टैंडर्ड क्या है, किसी दूसरे से कंपैरिजन। जैसे यहां क्या हुआ, हमने बी की वैल्यू निकाली लेकिन ए के हिसाब से, ए के कंजम्पशन के हिसाब से, ये रहा ना। जब हमने बी को स्टैंडर्ड बना दिया तो हमने बी की तो ठीक है, बी की तो वैल्यू निकाली, लेकिन ए की भी वैल्यू किससे निकाली कि बी की कितनी यूनिट्स हम खा जाते हैं। तो स्टैंडर्ड इज कंपेयरिंग अगेंस्ट सम अदर वैल्यू, सम अदर प्रोडक्ट, सम अदर क्राइटेरिया। तो वो होती है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज। एंड इंपॉर्टेंट जो लास्ट टेक अवे था वो क्या था कि जिसको आपने स्टैंडर्ड बनाया है उसकी क्रूड एंड स्टैंडर्ड सेम रहेगी। ए को स्टैंडर्ड बनाया था, ए की क्रूड, ए की स्टैंडर्ड सेम है। बी को स्टैंडर्ड बनाया, बी की क्रूड, बी की स्टैंडर्ड सेम है। ये आइडिया रहेगा हमारा वेटेड मीन, क्रूड एंड क्रूड रेट एंड स्टैंडर्ड रेट का। तो अब ये थोड़ा लंबा हो गया है लेक्चर, तो इसको अभी अपन यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन सब के क्वेश्चंस लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले लेक्चर्स में हमारे को वेटेड मीन के कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, क्रूड एंड स्टैंडर्ड के ले लेंगे, एंड देन एक चीज होती है क्रूड डेथ रेट एंड स्टैंडर्ड डेथ रेट, तो उसको भी हम देख लेंगे। तो दिस वाज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, डू टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।